आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि शुरुआत में जब मैं अपना एडवोकेसी के करियर बनाने के लिए आगे बढ़ी 12वीं के बाद, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, इवन आस-पास के लोगों तक ने मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया और मुझे हर बार यही सलाह मिली कि आप इस प्रोफ़ेशन में मत जाओ। क्यों मत जाओ? शायद इसलिए क्योंकि उनको मेरे पोटेंशियल पर डाउट था, प्लस साथ ही साथ कहीं न कहीं मेरे फ़ादर को पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। पर मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे इस चीज़ से कि तुम एडवोकेट नहीं बनोगी, तुम एडवोकेसी के प्रोफ़ेशन में नहीं जाओगी। ठीक है, वो कंसर्न नहीं था कहीं न कहीं क्योंकि मैं अपने पिताजी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पापा का ऐसा मानना था कि फीमेल्स और बहुत सारी लड़कियाँ जो ये वीडियो देख रही हैं, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी और लड़के भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उनके घर में लड़कियों के लिए ये मोस्ट ऑफ द बहुत रेयर ऐसी अच्छी फैमिलीज़ होंगी जो बच्चों को, लड़कियों को बढ़ाने में यकीन रखते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में या करियर के क्षेत्र में। लेकिन मेरे घर की स्थिति भी नो मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ जैसी थी, जहाँ पर वो लोग ये समझते थे कि ठीक है, एक सिंपल सी ग्रेजुएशन वगैरह करके एंड आप शादी कर लो। तो मेरे फ़ादर का भी यही एक माइंडसेट था कि सिंपल सी ग्रेजुएशन वगैरह करके शादी कर लो, घर सँभालो, फैमिली सँभालो। लेकिन क्योंकि मेरी माइंडसेट बहुत अलग लेवल पे डेवलप हो चुकी थी, मेरे अपने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एम्बिशंस थे, बहुत स्ट्रिक्ट गोल्स थे, जो उस टाइम पर कोई सीरियस नहीं ले रहा था। लाइक 2014-15 के टाइम का वो समय था। और उस टाइम पर लोग सोच रहे थे कि ये पागल है, बकवास दकियानुसी बातें कर रही है। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद भी नोबडी वाज़ कीपिंग फेथ ऑन मी एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बहुत अकेली थी। मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, घर की हालत बहुत ख़राब थी फाइनेंशियली। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं इस प्रोफ़ेशन में आऊँ और कहीं न कहीं पापा फीमेल्स को थोड़ा-सा वो पौराणिक माइंडसेट के थे, पुरानी सोच के थे। उनका ऐसा मानना था कि लड़कियों के लिए ये बाहर काम-धाम और बाहर का करियर बनाना ये सब चीज़ें नहीं है। लड़कियाँ घर पे बहू बनकर रहने योग्य प्रजाति होती हैं, जिनको घर सँभालना चाहिए, बच्चे देखना चाहिए और इस टाइप का बाहर निकल कर मर्दों के साथ ताल से ताल मिला के चलना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। वो ठीक है, बचपन में ऐसे घुमाने-फिराने के लिए ले गए बच्ची को दिखा दिए कि हाँ भाई, मैं कहाँ काम करता हूँ। मुझे बिलासपुर हाई कोर्ट भी पापा लेकर गए थे दिखाने के लिए, पर वो सिर्फ़ दिखाने के लिए लेकर गए थे। वो इसलिए नहीं गए थे कि मतलब मैं पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर करियर ही सेट कर लूँ उसमें। लेकिन उनके साथ ये चीज़ हो गई, उसका नतीजा ये हुआ और नतीजा क्या, मतलब मेरी और भी बहुत सारी रीज़न्स थे कहा जाए इस प्रोफ़ेशन की तरफ मेरा रुझान बढ़ने को लेकर। मैंने वीडियो भी डाला, आपने देखा ही होगा। तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी कि मेरी बहुत स्ट्रिक्ट एम्बिशन सेट हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अपना करियर बना के रहूँगी एडवोकेसी में, प्लस साथ ही साथ अपना जो एम्बिशन है मेरा, वो तो मैं पूरा करके रहूँगी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, अब देखते हैं। बीच में बहुत मुसीबतें आई, एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मेरे फ़ादर ने ज़बरदस्ती मुझे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जहाँ पर मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं था। मेरी बहुत ज़िद करने पर, मेरी बुआ के बहुत ज़्यादा बोलने पर, उन्होंने मुझे क्लैट का एग्ज़ाम दिलवाया, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, रायपुर से। और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये नहीं निकाल पाएगी बिना कोचिंग के, क्योंकि कितना भी हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मज़ाक नहीं है। तो और एक एक सिंपल सी मुझे गाइड लाकर दे दिए, तो गाइड चलो ठीक है लाकर दे दिए, मैं पढ़ती थी, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं किससे पूछूँगी? मेरे पास कोई टीचर भी नहीं है। मैं पापा से पूछती थी, पापा मुझे नहीं बताते थे, एकदम हेल्प नहीं करते थे, मुझे भगा देते थे। तो वो शायद इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं क्रैक करूँ क्लैट एग्ज़ाम, वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए वो करा दिए थे, बट अल्टीमेटली उनका गोल यही था कि ये गिव अप कर दे और फाइनली फिर मैं शादी-वादी करके निपटा-विपटा के देख लूँ अपना आगे। पापा का अल्टीमेट गोल यही था कि मुझे कहीं न कहीं इस प्रोफ़ेशन में हार मनवानी है। तो वो पूरा संपूर्ण प्रयास करते थे कि मैं हार मान लूँ। और जब मैं क्लैट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई, मैं अपने दम पर जितना पढ़-पढ़ के और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर मैं बिल्कुल बोलती थी कि मैं निकाल लूँगी पापा, मैं निकाल लूँगी, बहुत अच्छे नंबर से निकालूँगी। मतलब एक होता है ना कि नहीं, मतलब मैं कर लूँगी, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो वो एक था कि मैं पूरा पॉज़िटिव माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन आई गिव द एग्ज़ाम, टाइमिंग का, फिर उसके बाद माइनस मार्किंग का, फिर उसके बाद कहीं न कहीं उस पॉइंट पर जाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम अलग ही निकलना, जो पढ़ के गई हूँ उससे बियॉन्ड आना, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पेपर को बुरे तरीके से बिगाड़ दी। और नतीजा ये हुआ, जब मैं वहाँ बाहर से निकल गई तब तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने पापा को बोला काफ़ी अच्छा गया, मैं उस टाइम मुझे काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सारा का सारा, मतलब मेरा कहा जाए, भ्रम उतर गया एंड आई वाज़ शॉक्ड टू सी द रिज़ल्ट कि मेरा इतना ख़राब रिज़ल्ट आया है। अब इसके बाद पापा को मौका मिल गया कि अब इसको और बुरे तरीके से इसका मोटिवेशन डाउन करते हैं एडवोकेसी को लेकर, और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हेवी लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया इसके लिए कि उनको अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि उनकी बेटी हेवी डिप्रेशन में जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं इतनी साइकोलॉजी की नॉलेज पापा को थी नहीं, तो मैं क्रॉनिक लेवल के डिप्रेशन में चली गई थी।
2-3 साल के लिए क्रॉनिक क्रॉनिक समझते हैं? बहुत भयावह, मतलब इतना ज़्यादा भयानक डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे रोशनी से खौफ आने लग गया था। मतलब रोशनी देखकर मेरे हाथ-पैर काँपने लग जाते थे, मुझे अंधेरा चाहिए था। तो मैं दिन भर जो भी मेरे घर के काम रहते थे और जो भी रहता था सब निपटा के और जैसे ही मौका मिले मैं जाके तकिया से अपना मुँह दबा लूँ, ताकि मुझे सिर्फ़ अंधेरा दिखे और मैं पड़ी रहती थी बस बिस्तर पे। तो दैट वाज़ माय सिचुएशन दैट टाइम और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अल्टीमेटली मेरे 2 साल बर्बाद हुए। पापा ने ज़बरदस्ती मेरा एक लोकल बीए कॉलेज में एडमिशन करा दिया था और वहाँ पर मेरे को मेरे मनपसंद सब्जेक्ट्स भी नहीं मिले। मैं जाती तो थी कॉलेज, लेकिन मैं वहाँ पर लिटरली मतलब मन से पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं जब पेपर देने जाती थी तो मुझे इतनी चिड़चिड़ाहट होती थी, मुझे यही लगता था कि काश इसकी जगह मैं किसी अच्छे प्राइवेट एलएलबी कॉलेज में होती और मेरे सामने लॉ का पेपर होता, तो सोचो मैं कितना अच्छा करती। मतलब मुझे जब पेपर आता था ना, क्वेश्चन पेपर आता था, मुझे भयानक चिढ़ होती थी और इस चिढ़ के कारण मैं क्या करती थी, लिखती ही नहीं थी आंसर अच्छे से। मैं चिढ़ के कारण छोड़ के आ जाती थी और 2 साल तक लगातार बैक टू बैक मैं फ़ेल होती रही। इससे और भी ज़्यादा मौका मिल गया लोगों को मेरे इंटेलिजेंस पर सवाल उठाने का, मेरी बुद्धि पर सवाल उठाने का, मेरे कहा जाए पोटेंशियल पर सवाल उठाने का बहुत ज़्यादा मौका मिल गया। फैमिली, फ्रेंड्स, बाहर के जितने थे, सब मुझे मतलब जितना ज़्यादा लोअर लेवल की कुंद बुद्धि मानते बना माने। और एक दिन मेरे पापा मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फिर से फेल हो गई, बीए में फेल हो रही है और तुम बोलती हो उसको पढ़ाओ बीए में फेल हो रही है ये। छी, ओह माय गॉड, व्हाट अ लेवल शी हैज़। उस दिन आई फील लाइक दैट व्हाट यू आर डूइंग साक्षी, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू डिप्रेशन, यू डोंट डिजर्व इट। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नाउ दिस इज़ ओवर, मुझे निकलना है इस डिप्रेशन से, तो निकलना है। एंड देन आफ्टर मैंने रिसर्च की, मेरे पास फ़ोन था एक छोटा-सा, उसपे रिसर्च किया, उसमें गूगल चलता था ना पहले बटन वाला आता था। उसमें पता चला कि आप अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हो, तो आप हीलिंग के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा ले सकते हो। मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली गिटार में। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न गिटार और उसके थ्रू मेरे इमोशंस बाहर निकलेंगे, मैं थोड़ा हीलिंग फ़ील करूँगी। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिटार के लिए तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने गिटार सीखना शुरू किया, मैंने टीचर से बात कर ली, उनको बता भी दिया कि मैं फ़ीस वगैरह नहीं दे पाऊँगी, वो तैयार भी हो गए। गिटार भी अपने पास से उन्होंने अरेंज करके दे दिया और मैं वहाँ पर जाती थी गिटार क्लास में, वहाँ पर मैं घंटों-घंटों बैठकर प्रैक्टिस करती थी और वहाँ पर मुझे कुछ पर्टिकुलर एक कहा जाए लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि अपने ही बैकुंठपुर में तुम्हारे पसंद के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एक जो बगल वाला कॉलेज है ना, पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे। मैंने बोला अच्छा, तो दे हैव सेड कि साक्षी एटलीस्ट स्टडी स्टार्ट करो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? मैंने कहा साइकोलॉजी चाहिए, आई रियली नीड दैट सब्जेक्ट, आई एम हाइली इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा साइकोलॉजी अवेलेबल है, बल्कि साइकोलॉजी के टीचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स को डील करने में, लेकिन स्टूडेंट्स ही उनके पास इतने हैं नहीं। स्टूडेंट्स बहुत उनके पास कम आते हैं क्योंकि इतना मोटिवेशन ही नहीं है स्टूडेंट्स में पढ़ने का। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट भी एडमिशन लोगे, डिस्टेंस एजुकेशन भी करोगे, तो भी आप आराम से वो आपको रेगुलरली क्लासेस दे देंगे, नो प्रॉब्लम। आप एक बार जाकर उनसे बात कर लो। मैं गई साइकोलॉजी प्रोफ़ेसर के पास, मैंने उनसे बोला कि मैं तो प्राइवेट में एडमिशन लूँगी सर, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरा पैसा मैंने बहुत ख़राब किए हैं रेगुलर स्टडीज़ में। तो आप मुझे रेगुलरली क्लासेस दे देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है ना, आप प्राइवेट स्टूडेंट भी हो तो भी मैं आपको रेगुलरली क्लास दे दूँगा। एंड रेगुलरली क्लास लेने के कारण साइकोलॉजी की, मैं धीरे-धीरे और भी ज़्यादा हील होना शुरू हो गई और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मेरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होना शुरू हो गई थी। तो इससे फिर मैं धीरे-धीरे हील हो गई और डिप्रेशन से कंप्लीटली बाहर निकल गई। म्यूज़िक ने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया और साइकोलॉजी क्लासेस के थ्रू भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इसके बाद फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर बहुत अर्जेंट हो गया था मेरा कमाना शुरू करना। मतलब अगर मैं नहीं शुरू करती तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। इतने वर्स्ट लेवल की फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब आप जितना लोअर लेवल का समझ सकते हो समझ लो। बहुत ज़्यादा वर्स्ट, बहुत ज़्यादा वर्स्ट। तो उस परिस्थिति में ऐसा हो गया था कि अगर मैं कमाने नहीं निकलती तो बहुत मुसीबत थी। तो अब उस टाइम पर मेरे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि यार मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? तो आई हैव डिसाइडेड कि चलो झाड़ू, पोछा, बर्तन का ही काम कर लेते हैं। मैं जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन के काम के लिए जॉब ढूँढने के लिए निकली। मुझे एक ब्यूटी पार्लर में पता चला कि वहाँ पर बाई की काम वाली बाई की ज़रूरत है। मैं वहाँ पर गई दौड़ते हुए और उन्होंने बोला कि अभी हम 2 दिन पहले ही हायर कर लिए हैं, सॉरी, दोबारा ज़रूरत होगी तो बताएँगे। वेटर के लिए मैंने ट्राई किया, नहीं मिला, बोले अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 महीने बाद।
अब मुझे लगा मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा चलो स्कूल में ही देखती हूँ, लेकिन स्कूल तो बाप रे! बहुत बड़ी जॉब हो जाएगी, मेरे को कौन ही रखेगा? तो मैं सबसे लोअर लेवल का जो स्कूल था उस इलाके का, जहाँ पर मुश्किल से मुझे लगता है 100 150 बच्चे भी नहीं रहे होंगे, वहाँ पर मैं गई। वहाँ ताला लगा हुआ था और वॉचमैन बोल रहा था कि अभी 2 दिन के लिए स्कूल नहीं खुलेगा। तो फिर मैं वहाँ से आई, मेरी चप्पल तक टूट गई थी, मुझे याद है मैं रास्ते में ऐसा बहुत मुश्किल से अपनी चप्पल को घसीटते-घसीटते एक मेरे पास मेरे को एक शॉप दिखी जहाँ पर एक कोई आंटी थी, इनको मैं जानती थी। तो मुझे लगा चलो थोड़ी देर इनके पास बैठ जाती हूँ और अपनी थोड़ी परेशानी शेयर करती हूँ और इनकी दुकान भी है, मे बी शायद इनके दुकान में कुछ काम मिल जाए। तो मैं बैठी और मैंने कहा कि दीदी ऐसा-ऐसा परेशानी है, मुझे काम चाहिए। तो बोलती हैं कि काम चाहिए? मैंने बोला कि मुझे अपनी दुकान में ही अगर कुछ काम-वाम हो, झाड़ू-पोछा और या फिर सामान-वामान ठीक-वीक करने का तो प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। पहले तो वो शॉक हो गई सुन के, बोली तेरे को मैं इधर काम पे रखूँगी। मैंने बोला दीदी प्लीज़ मदद कर दीजिए दीदी, मुझे पता अभी मैं मेरे में इतना वो नहीं है। बोली तू पागल हो गई है? आर यू आउट ऑफ योर ब्रेन? The potential you have, the capacity you have, the talent you have, are you out of your brain just because some people are criticizing you, it doesn't mean? उन्होंने कहा मतलब साक्षी क्या हो गया है तुझे यार? होश में तो है तू? पहले तो उन्होंने कहा काम डाउन, पहले तो तू बोलना बंद कर और मेरी सुन। एक स्कूल खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है? नया-नया स्कूल है, वहाँ फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं। ठीक है, तू ग्रेजुएटेड भी नहीं है, बट ठीक है, तू मेरी बात सुन। तू उनको ये बोलना कि आप मुझे कुछ दिन रख कर देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसके बावजूद भी अगर मेरे में वो पोटेंशियल नहीं दिखता है, आप बिल्कुल मुझे निकाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखो तो सही एक बार मेरा काम। तू बस इतना बोलना और ये चीज़ तू करेगी, तू अपनी फाइल-वाइल सब लेके जा। मैंने बोला ठीक है। बोली तू करेगी, तू आउटकम्स के बारे में मत सोचना। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने यही स्ट्रैटेजी यूज़ की। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो 5 टू 10 डेज़ की बोली थी कि बात करना। मैं 2 दिन के अंदर मुझे प्रिंसिपल ऑफ़िस बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आपको हम जॉब में रखना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको एक कमिटमेंट करनी होगी। मैंने कहा क्या? बोले आप स्कूल छोड़ के साल के बीच में नहीं जाएँगी। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँगी? मुझे तो खुद जॉब चाहिए। बोलते हैं नहीं आप नहीं जाएँगी। अब वो तो डर के मारे बता नहीं रहे थे, क्योंकि उनको इतना पता चल गया था कि ये लड़की पगली बन के भले आई है, पर इसका पोटेंशियल इतना हाई है कि हमारे स्कूल के सारे एम्प्लॉइज़ को हिला के रख सकती है अकेले। उनके सारे टैलेंट दरकिनार हो जाएँगे। लेकिन अगर वो मुझे बता देते मेरा एक्चुअल पोटेंशियल तो मैं अपने चार्ज नहीं बढ़ा देती, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर देती, अपना रियल पोटेंशियल जानकर कहीं और नहीं चली जाती। तो दैट्स व्हाई दे हैव टेकन द प्रॉमिस फ्रॉम मी। अब फिर भी 2 महीने बाद मुझे पता चल गया कि मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रही हूँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए चली गई थी और यही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ किया था मैंने। तो वहाँ पे मैंने बहुत गंदी बेइज़्ज़ती कराई थी। 6th क्लास का मुझे डेमो क्लास देने के लिए मतलब खड़ा कर दिया गया था और वहाँ पर 2 सिस्टर्स मेरा प्रॉपर मेरे को वो कर रही थी प्रिंसिपल और उनके जस्ट बगल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, वो देख रही थी। मैं कैसे-कैसे पढ़ाई हूँ मैं जानती हूँ, बस वो बच्चे बेचारे मुझे एनकरेज कर रहे थे। तो मुझे जो प्रिंसिपल थीं, वो लास्ट में मुझे यही बोली कि साक्षी डोंट बी डिस्करेज्ड, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, यू जस्ट टेक द 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल एंड देन कम टू मी, आई विल डेफिनिटली गिव यू जॉब हियर। तो मैंने बोला कि अरे पता नहीं ऐसी सिंपैथी के लिए बोल रही होंगी, मन में बोला मैंने। बट द थिंग इज़ दैट कि दैट वाज़ द पॉइंट जहाँ पर मुझे बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी मिलने वाला था। 1 साल मैंने काम किया उस स्कूल में और उसके बाद दूसरे साल मुझे वहाँ पर जेन्युइनली उन्होंने बुलाया कॉल करके और उन्होंने हायर किया और जहाँ मेरी पहली जॉब में 3,500 रुपए मेरी तनख्वाह थी पर मंथ की, वहाँ पर दूसरे साल मेरी 8,500 रुपए तनख्वाह थी दूसरे स्कूल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से मैंने बूम किया था और इसी बीच मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, घर की भी ज़िम्मेदारियाँ, ऐसा नहीं है, घर के संपूर्ण काम करती थी, जैसे एक बहू करती है ना, वैसे सारे काम करती थी क्योंकि मेरी मम्मी की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं थी। पापा ऑलरेडी अपने कामों में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते थे और घर में भी वो कितना करते काम, उनको अपनी बाहर भी तो काम करना था। तो अल्टीमेटली पूरा बर्डन मेरे पे था और पापा की भी हेल्थ कोई बहुत सही नहीं रहती थी। तो इसलिए अल्टीमेटली झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना आप लोग समझते होंगे, जो गाँव की लड़कियाँ होंगी वो समझती होंगी कि कितना भी माँ है, पापा हैं, लेकिन यंग होते ही लड़कियों को पूरा हैंडल करना पड़ता है। मतलब आप ससुराल और मायके में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। आप बराबर एकदम बिल्कुल रहते हो। आपको दोनों तीनों टाइम का खाना भी बनाना है, सबके कपड़े धोने हैं, बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, घर सेट करना है, सब इवन ज़रूरत पड़ने पे मैं नाली भी साफ़ करती थी। सब एक-एक सिंगल काम मैं सब करती थी, सारी चीज़ें करती थी। थोड़ी-मोड़ी मदद मिल गई मम्मी से तो मिल गई। ये चीज़ था, इवन ज़रूरत पड़ने पर मैं बाहर का भी काम करती थी और उसमें मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी और मैं कॉलेज भी जाती थी। इतना एक्सेस लेवल पे काम किया ना, मैं अभी सिर्फ़ ज़ुबान से बता सकती हूँ, लेकिन अगर उस टाइम पे आप देखते तो आप माथा पीट लेते कि ये कैसे पॉसिबल है। आप सोचिए मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था फाइनल ईयर में जब मैं थी तो।
मैं इतना ज़्यादा उस बीच अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं दवाई लेकर, पानी लेकर खड़ी हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आज मेरा एग्ज़ाम है। और मम्मी की अचानक से घड़ी पे नज़र पड़ती है और मम्मी बोलती है, "आज डेट क्या है?" मैंने बोला, "ये डेट है।" "साक्षी एग्ज़ाम है तेरा, भाग ए, तू 1 घंटा ऑलरेडी लेट हो गई है।" अरे भाई साहब! मैं मम्मी को दवाई दी, मम्मी बोली, "भाग।" जो कपड़ा पहनी थी बस दुपट्टा डाली, भागते, 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 भागते हाथ-पैर जोड़ के मैं घुसी, क्लास में पेपर दी। और उसके बाद आगे के जो पेपर्स थे उसको भी मैंने किया। सब सारे पेपर्स मैंने पास आउट कर लिए, लेकिन जो साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स था जिसमें मैथ्स होता है, क्योंकि मैथ्स मेरा शुरू से वीक था और प्लस उस टाइम पर तो और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो मैं स्टैटिस्टिक्स में पास नहीं कर पाई और मेरा सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री आने के कारण फिर एक और मिस्टेक हुई कि मैं जब सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर रही थी, तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म फर्स्ट टाइम में अच्छे से भरा, यानी मेरा 500 रुपये डूब गया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा जब सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरी, तो भर तो गया, लेकिन तब तक मुझे पापा ने बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट करके, मैं उस टाइम अंबिकापुर में थी, अंबिकापुर में जॉब कर रही थी, दूसरे शहर चली गई थी। लेकिन पापा ने मुझे मैनिपुलेट करके वापस से बैकुंठपुर में बुला लिया था। और वहाँ पर उन्होंने इतने बुरे तरीके से, मैं सब जॉब अब छोड़ के आ गई थी, मैं जॉबलेस हो गई थी और मैं यहाँ पर कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। पर उन्होंने मुझे ये वादा करके बुलाया था कि साक्षी आ जाओ, मैं अपना पूरा का पूरा वकालत का धंधा जो है वो तुमको हैंडओवर कर दूँगा, तुम्हें सब सिखा दूँगा, तुम्हें वकालत की पढ़ाई भी करवा दूँगा, सब करवा दूँगा, आ जाओ। वो मुझे हर रात कॉल करके कन्विंस्ड करते थे। और जब मैं फाइनली आई तो ही सेड लाइक कि व्हाट? कौन-सी वकालत? कुछ नहीं होने वाला, बैठो चुपचाप। एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मुझे डेट ही याद नहीं रही सप्लीमेंट्री की और मैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मिस कर दी। अब मेरा जो फाइनल ईयर था वो बुरे तरीके से अटक चुका था। दैट वाज़ 2019। अब 2019 का अगस्त का महीना था। मैं सप्लीमेंट्री मिस कर चुकी थी। अब इसके बाद मुझे ऐसा था कि अब मैं क्या करूँ? एक तो मेरा फाइनल ईयर अटक गया है, उसके बाद पैसे नहीं हैं, जॉबलेस हूँ, कैसे करूँ? बट फिर भी मैंने हिम्मत की, जो भी मेरे पास थोड़ी-मोड़ी सेविंग्स थी, मेरा मोबाइल भी उस टाइम खराब हो गया था, मैंने मोबाइल खरीदा और जो भी थोड़ी-मोड़ी सेविंग्स थी उसको लेकर बस अंधी रेस में निकल गई। बट अब निकलना आसान नहीं था। जब मैं निकल रही थी तो मेरे लिए इतनी चीज़ें मुश्किल थी, इतनी रुकावटें आई ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं सारी बगावतें लेकर निकली। मैं खड़ी हूँ बिलासपुर स्टेशन में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ मैं कैसे करूँ? फिर बिलासपुर से मैं रायपुर गई, रायपुर से फिर मैं दुर्ग गई। 3, 4, 5 दिन के अंतराल में मैं फाइनली दुर्ग पहुँची, अपनी एक फ्रेंड के यहाँ थी, लेकिन वो 4-5 दिन के बाद अपना रियल फेस दिखाना शुरू कर दी थी एंड शी वाज़ लाइक कि बिल्कुल आप जैसे भी करके जल्द से जल्द आप अपना इंतज़ाम करो कहीं। अब इसके बाद मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे कहीं अपने दिमाग को पहले ठंडा करने के लिए जाना है। तो मैं विपश्यना मेडिटेशन सेंटर गई, लेकिन वहाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा मैं वहाँ नहीं टिक पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड था मेरे दिमाग पे। मेरा ओवरथिंकिंग बंद ही नहीं हो रहा था। मैं फाइनली विपश्यना से भागी। अब ऐसा हो गया कि 10 दिन का सोच कर गई थी, सारी प्लानिंग मेरी 10 दिन के बाद वाली थी। 2-3 दिन में लौट के आना मेरे लिए एकदम, मेरे पास ज़ीरो अमाउंट था। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे करूँ? तो मैं ट्रेन से आ तो गई, ठीक है? लेकिन आने के बाद मैं रहूँगी क्या? कहाँ? खाऊँगी क्या? ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी जो वो फ्रेंड थी ना, उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मैं 1 रात के लिए भी अलाउ नहीं करूँगी। अब शाम को मैं दुर्ग पहुँचने वाली थी, भिलाई, और मैं कैसे करती? तो मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने मुझे हेल्प किया। एक टीटी भैया से उसने पैसे भिजवाए मुझे। मैंने बोला मैं वापस कर दूँगी यार, बहुत ईमानदारी से। शी वाज़ लाइक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने पैसे अरेंज करवाए और वो भैया ने बस पैसे दिए, वो निकल गए चुपचाप। बस मुझे वहीं स्टेशन में पकड़ाया और फिर मैं उस पैसे से, उस 3500 रुपए से मैं रूम ली अपना और क्या कहते हैं, गद्दा वगैरह खरीदी और अपना एक टाइम का खाना लगवाई थी मैं। लिटरली बता रही हूँ गाइज़, मैंने वो जो 2 महीने निकाले ना, लाइक पूरा दिन 10-10 किलोमीटर मैं जॉब के लिए स्ट्रगल करती थी और जब घर आती थी ना, मुझे इतनी भूख लगी रहती थी क्योंकि मैं एक टाइम का खाना खाकर गई थी। इतनी भूख लगी रहती थी ना कि मैं मुर्रा और गुड़ जिस तरह से खाती थी ना, अगर वो आप देख लिए होते ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। आई कांट फॉरगेट दैट, बहुत ज़्यादा दैट मोमेंट आई हैव फेस्ड। मैं सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी थी, सब कर चुकी थी, हर तरह का ट्राई की थी। उतनी गंदे लेवल का पॉल्यूशन, धूप में चलते रहना 10-10 किलोमीटर मैं चलती थी जस्ट फॉर जॉब। फाइनली मुझे 1 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे एक जॉब मिली 5500 रुपये की, स्कूल में। वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर 2 महीने बीतने के बाद मुझे मेरी जो बहन थी, सगी बहन, वो भी भिलाई में एक टाइम पे थी, तो उसने एक ट्यूशन मुझे दिलवाया। वहाँ पर मैं पढ़ाना शुरू की। अभी जस्ट ट्यूशन का पैसा कुछ 3000 रुपये आ रहा था और 5500 रुपये स्कूल से आ रहा था।
अभी बस मैं थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुई थी और मेरे एक टाइम के खाने का इंतज़ाम एक मेरी रूममेट थी, उसने कहा, "साक्षी दीदी, अगर आप जो खाना मँगा रही हैं एक टाइम का, अगर उसी पैसे को बचाकर आप चाहें तो घर पे खाना बना सकती हैं, क्योंकि घर पे बनाने में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास गैस-वैस नहीं है, बर्तन नहीं है, तो मैं अरेंज कर देती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं भी फेड अप हो गई हूँ ये मेस के खाने से, तो हम दोनों मिल के बना लेते हैं। मैं ये जो है सामान-वामान मैं ये अरेंज कर देती हूँ, बाद में आप पैसे दे देना उसके 50-50 करके। अभी कर लेते हैं, दोनों साथ में 2 टाइम का खाएँगे फिर अच्छे से।" तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वैसे किया तो 2 टाइम का खाना भी होने लग गया था, प्लस पैसे तो आ ही रहे थे। तो हमने वो चीज़ की। अभी जस्ट ये चीज़ हुए मुझे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने भी नहीं, 1 महीने हुए हैं, मुझे 31 जनवरी को ट्यूशन मिला था। अभी 1 महीने हुए हैं, 1 डेढ़ महीने, और आपको पता ही है 2020 मार्च का महीना, 15 मार्च के बाद जो ब्लैक डे स्टार्ट हुआ इंडिया के लिए, दैट वाज़ कोरोना वायरस, लॉकडाउन। लॉकडाउन लग चुका था, भयानक बुरा हाल था। मेरी बहन बिलासपुर में थी, शी वॉज़ लाइक कि साक्षी दीदी मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझसे नहीं हैंडल हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, मेरी ओनर ने मुझे निकाल दिया है पीजी से। सब एकदम घबरा गए थे, तो पीजी से उसको निकाल दिया गया था, तू कहीं पर भी जा, पर जा, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर मुसीबत। वो ट्रेन में लटक के कैसे-कैसे भिलाई पहुँची। उसने कहा, दीदी कैसे भी करके आपको हैंडल करना होगा। अब मैं अपना खर्चा, उसका खर्चा कैसे करूँगी मैनेज? मैंने लिटरली, मैं बता रही हूँ, मैं कैसे मैनेज की हूँ ना, मैं जानती हूँ। मुझे कोई घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए घुसने नहीं देता था। मैं ऑनलाइन बेसिस पे जो क्लास ले सकती थी, लेती थी। गरीबों के बच्चों को सस्ता में पढ़ा के मैं करती थी मैनेज, और ट्यूशन वाले जो थे वो लोग भी बेचारे कोशिश किए 1 डेढ़ महीना फाइनेंशियली हेल्प करने की, बिना पढ़ाए। तो लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे लिए कोरोना वायरस का टाइम बहुत ट्रॉमेटिक था। मैंने बहुत मुश्किल से वो वक़्त निकाला, और उसके बाद उतना स्ट्रगल करके, सारी चीज़ें करके, मैं बिलासपुर में 1 साल बाद मैंने एडमिशन लिया एलएलबी कॉलेज में, टीपी विप्रा लॉ कॉलेज में। और उसमें भी मेरे को एडमिशन लेने में, बाप रे! मैं जानती हूँ मैंने कितनी मुश्किल से एडमिशन लिया था, क्योंकि पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा रिज़ल्ट रोक दिया गया था, कॉलेज की तरफ से सीधा बोल दिया गया था कि आपका पेपर खो गया, बीए वाले जो सुपर सप्लीमेंट्री हुआ ना फाइनली मेरा, उसमें सीधा बोला आपका पेपर खो गया, भूल जाइए, भूल जाइए। मैंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं इन लोग? खो गया, भूल जाओ। ऐसे कर रहे थे ये लोग बातें, नहीं हो पाएगा रिज़ल्ट। इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखा रहे थे, इतना इर्रेस्पॉन्सिबल। तो मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की रिज़ल्ट वल्ट के लिए, सारी चीज़ें जितना मैं अपना पावर दिखा सकती थी, मैंने नोटिस वगैरह भिजवाया, एंड फाइनली मुझे अपना रिज़ल्ट मिल गया। अब इसके बाद मैं वही लॉ कॉलेज में एडमिशन ली, एंड फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी शाम को, और कॉलेज भी जाती थी। तो जो पूछते हैं ना कि आप कैसे अपना, कहा जाए, अपना एलएलबी कंप्लीट की, तो मैं सुबह से लेके शाम तक अपना कॉलेज अटेंड करती थी, और शाम से लेके रात ये साढ़े 8-9 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। और उसके माध्यम से मैं अपना रेंट का खर्चा, अपना ओवरऑल खर्चा और अपना कॉलेज का फ़ीस निकालती थी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 12th के बाद मुझे अपने करियर के लिए ये कीमत चुकानी पड़ी कि मुझे 1 रुपए घर से नहीं मिला। 1 रुपए नहीं। जिस दिन मैंने डिसाइड किया अपने लिए स्टैंड लेने का, मुझे 1 रुपए घर से नहीं मिला, और मैं एक सेल्फ मेड एडवोकेट हूँ। मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, कितना भी हो, यू आर नॉट अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। बट द थिंग इज़ दैट कि मेरी हाल इतनी ख़राब थी ना, कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी। फर्स्ट जनरेशन वालों को कम से कम पीछे से कुछ तो सपोर्ट मिलता है, कम से कम चावल की बोरियाँ तो भिजवा ही देते होंगे पेरेंट्स। अरे कम से कम लॉकडाउन में तो शर्म किए होंगे। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी ना, इतनी ख़राब थी कि मुझे लॉकडाउन तक में चावल का बोर ही नहीं आया। मुझे लॉकडाउन तक में ना वो सरकारी जो खाना बँट रहा था ना, उस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है, वो भी किस्मत से है। महीने में 2-3 बार मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ अपने ही दम पे कमाओ और खरीदो। तो ऐसी स्थिति थी मेरी, और सोचिए आप मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं न कहीं भगवान इस जर्नी में मेरे साथ बहुत रहे। और लिटरली मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा जब लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ था, आई वाज़ वेरी हैप्पी। और उस दिन उसके बाद जो मेरा रियल पोटेंशियल दिखा है ना, जो लड़की बताओ एक सिंपल से बीए में फ़ेल हो रही थी, जो लड़की अपनी ज़िंदगी में 65.2 से ज़्यादा कभी परसेंटेज लाई नहीं, वो लड़की फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम में एलएलबी कंप्लीट की, वो भी ट्यूशन्स पढ़ाते हुए, और उसने 70% से पास आउट किया। आपको मैं बताऊँ, लास्ट जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना भयानक मुझे खाँसी और सर्दी था, इतना ज़्यादा कि मेरी बहन को मुझे अपने कंधे में लटका के स्कूटी में बैठा के लेकर कॉलेज छोड़ना पड़ा था। आप समझ सकते हो किस लेवल की मैं बीमार थी। एक बार इतनी भयानक बीमार थी कि खून की उल्टियाँ होती थी मुझे, और उसके मैं मतलब पता है मरघट के पास रहती थी, मरघट के पास लाशें जलती थी उस टाइम पर, 4-4 लाशें एक साथ, क्योंकि कोरोना टाइम कितना भी हो, 21 में भी कहाँ पूरी तरह ख़त्म हुआ था। लाशों की पूरी बदबू आती थी मेरे कमरे में। तो आप समझ सकते हैं
कि मैंने कितना पैसे बचाने के चक्कर में इस इतनी घटिया पीजी में मैं रहने का ले ली थी। उसके बाद मुझे वहाँ खून की उल्टियाँ होती थी। मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरी बहन बेचारी उस पॉइंट पर मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो उतना दूर से आती थी 7 किलोमीटर दूर से और मेरे को बेचारी सब जितना केयर करते बनता था करती थी। मेरे लिए नया पीजी भी ढूँढी, बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया उस पीजी में, क्योंकि आप सस्ते पीजी में भागोगे तो डेफ़िनिटली आप परेशान होगे। अब इसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इस तरह पीजीज़, हॉस्टल्स में रही, इतने टॉक्सिक लोगों के बीच, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ़ में। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फ्लैट लूँगी। मैंने एक 6000 का फ्लैट लिया और मैं सच बता रही हूँ, उसका बिजली बिल एक्स्ट्रा आता था। मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद जो मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, मतलब मानना पड़ेगा। मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने अपना एक ऑलरेडी यूट्यूब बनाया था। मैं बहुत काम की हुई हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे। ये मेरा एकदम न्यूएस्ट चैनल है, ठीक है? इससे पहले भी मैं एक चैनल पर काम कर चुकी हूँ। एक और मेरा चैनल था ट्रूली लीगल, पुराना वाला, आपको दिखता होगा कभी-कभी आप टाइप करके अगर देखोगे तो। 15 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें अभी भी। बट उसका पासवर्ड मैं भूल गई, तो मैंने उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने नया बनाया ये चैनल। तो मतलब मैं बहुत काम करती थी, मतलब यूट्यूब पर भी काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी, ट्यूशन्स भी लेती थी। और सच में जब मैंने अकेला अपना एक कमरा लिया, फ्लैट लिया, लिटरली बता रही हूँ, उसके बाद जो मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई ना, मतलब दैट वाज़ नेक्स्ट लेवल। और मैं धीरे-धीरे ट्यूशन मेरा इतना अच्छा चलने लग गया था बिलासपुर में कि मेरे पास लोग जॉब लेने के लिए आते थे, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट की। अब सब कुछ छोड़ना था, 3 साल मैं बिलासपुर में रह चुकी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ? तो मैंने सबसे पहले तो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी कि चल भाई शुरू करते हैं। और 1 महीना मैंने एक सीनियर एडवोकेट के साथ काम भी किया, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फ़ील हुआ कि यहाँ पर फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए वो माहौल नहीं है, फीमेल एडवोकेट्स के लिए। तो मुझे वो ग्रोथ नहीं मिलेगी इस शहर में। तो मेरा ऐसा था कि यार दिल्ली जाना है, ठीक है? क्योंकि उम्र भी निकल रही है और दिल्ली में अगर मैं 2 साल भी रह ली ना, तो मेरा और छत्तीसगढ़ के जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क दिखेगा कहीं न कहीं। कितना भी हो, दिल्ली में प्रैक्टिस करना और छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करना, फ़र्क तो है ब्रो, बहुत बड़ा फ़र्क है। और मुझे क्योंकि बहुत मतलब मेरे स्ट्रिक्ट एम्बिशंस थे, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी छत्तीसगढ़ में। तो मैंने सोचा कि यार कितना भी मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हूँ, बट आई हैव टू गो दिल्ली। मैंने रिस्क लिया। इट वाज़ वेरी, वेरी रिस्की। मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। मैं कैसे-कैसे पैसे अरेंज की हूँ ना, अपने फ्रेंड से, किसी से 1000 ले रही हूँ, किसी से 1500 ले रही हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मतलब एक डेट के हिसाब से देते थे कि ठीक है रख ले 6 महीने के लिए, अब 7वें महीने पैसे आ जाने चाहिए। तो सबसे ऐसी मैं वादा कर करके और मैं टाइम पे पैसे वापस करती थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे बीच-बीच में बहुत पैसों की हेल्प किए हैं और वो शायद इसीलिए किए हैं क्योंकि मैं डेट पे पैसे लेती थी। मतलब डेट अगर मैंने बोल दी 15 तो 15 को आएगा पैसा एनी हाउ। तो इस तरह से मैंने पैसे उठाए और मैं दिल्ली में एस्टेब्लिश होने की कोशिश की। बहुत ही लोअर लेवल के पीजीज़ में रहना पड़ गया मुझे, लेकिन मैं करी और फाइनली 1.5 महीने, 2 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे एक ट्यूशन मिला दिल्ली में, जहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। करीबन वो 5500 रुपए के आस-पास मुझे पे करती थी। तो इससे मैं अपना खाना भी यहाँ पर मैनेज करती थी और अपना रहना भी। और इस तरह के 5500 का ट्यूशन मैं पूरे साल भर की 2024 में। और फाइनली मुझे एक ऐसा सीनियर मिल गया, सीनियर तो इससे पहले भी थे, वो लोग भी मिसलीड कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर मुझे एक ऐसा सीनियर मिला, एकदम लास्ट में दिसंबर मंथ के नवंबर-दिसंबर में, जिस इंसान ने मुझे बर्बाद कर डाला। मतलब पहले तो इतने बड़े-बड़े सपने दिखा दिए कि ऐसा नहीं है, तुम में अगर पोटेंशियल दिखेगा तो क्यों पैसे नहीं दूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बोली सर अगर मैं साबित कर दूँगी तो दोगे ना आप पैसे? बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल दूँगा। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, ट्यूशन-व्यूशन बस कर रही थी मैं और ट्यूशन भी मैंने देखा था कि अगर वर्क प्रेशर पड़ेगा तो देख लिया जाएगा और वर्क प्रेशर इस बंदे ने मुझे देना शुरू कर दिया था। मुझे एक दिन में 2-2 कोर्स दौड़ाता था। रोहिणी कोर्ट, कड़कड़डुमा दोनों का जितना काम रहता था, मिसलेनियस वर्क रहता था, दोनों कराता था। भागना, दौड़ना, वहाँ पर डील करना एलमेट से और जितना भी है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर जितने भी ऑफ़िसर्स हैं, उन सब से डील करना मज़ाक नहीं है, ठीक है? उसने मज़ाक बना के रखा था मुझे। अरे भाई, तेरी तरह बैठकर अगर मैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करूँगी तभी तू मेरे को एडवोकेट मानेगा? तभी तू मानेगा कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ? मज़ाक बना के रखे हो तुम। हाँ, कोर्ट के छोटे-मोटे खर्चों तक के लिए पैसे देने से पहले 2 बार सोचता था वो आदमी। मेट्रो का पैसा देने से पहले 2 बार सोचता था वो आदमी। तो आप सोचो एक आदमी कैसे करेगा? और जब भी मैं कुछ अच्छा करूँ तो वहाँ मेरे को एप्रिशिएट करने की जगह क्रिटिसाइज़ करे कि अरे चल तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं। तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं, तू जैसा काम कर रही है वो तो गली-गली मिलते हैं काम करने वाले। तो भाई ऐसे नहीं होता ना, मैं तुरंत तेरा एकदम क्रॉस एग्ज़ामिनेशन तो करने नहीं लग जाऊँगी, मैं फ्रेशर हूँ अभी, फ्रेशर के लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तेरे काम बन रहे हैं ना भाई, तो मुझे पैसे तो दे। तो ये ऐसा आदमी था और इसने धीरे-धीरे करके मेरे जो जो मेरा साइड प्रोफ़ेशन था वो ख़त्म कर डाला। हर दिन एक नया सपना दिखाता था और इस चक्कर में मैंने कितनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ छोड़ दी, सब छोड़ दिया एंड लिटरली बता रही हूँ, ये बंदा जिस पॉइंट पर मुझे बोला फाइनली कि नहीं, तुम चाहे कितना भी खुद को साबित कर लो, मैं पैसे नहीं दूँगा। उस टाइम तक मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। ऊपर से जिस पीजी में रही थी वो एक नंबर की घटिया लेवल की औरत। गला तक दबाने आई थी वो मेरा। इतनी घटिया स्तर की औरत थी। गंदी-गंदी लड़कियों को पीजी में रख ली थी और गंदे घटिया लेवल के लोग आप लोग भी जान समझ ही गए होंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
गंदे घटिया लेवल की लड़कियाँ आप समझ रहे हैं किस लेवल की होती हैं। और उसके बाद जब मैं बोलूँ कुछ अगेंस्ट में तो उसको आग लग जाती थी, तो वो इतने ज़्यादा, पर उसको वही आप तो जानते ही हैं चैनल में, जब साक्षी गुप्ता अपने टेढ़ेपन पे आती है तो फिर बड़े-बड़े डील हो जाते हैं। मैंने वही किया, पहले तो मोहब्बत से बात की और जब वो नहीं निपटी तो फिर मैंने बोला कि बहन ऐसा तो है नहीं कि तू रामचंद्र की बहन है, ठीक है? तेरे जितने काले कच्चे चिट्ठे हैं ना, खोलने पे आ गई ना, अगर एम्बिशन बना ली तो बर्बाद हो जाएगी। सारे पत्ते, और तेरे इतनी डिटेल्स, और मेरी ये एक बहुत गंदी आदत है कि मैं अगर किसी के साथ 10 मिनट भी बैठ गई ना तो उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी निकाल लूँगी मैं। कमज़ोरी इन द सेंस कि देखो कितना भी हो, ब्लैक मनी, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें, इन सब का सबको रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है? तो मेरे को इतना तो था कि मतलब वो बात-बात में कहीं न कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और ये सारी चीज़ों का, तो मेरा ऐसा था कि तेरे को तो मैं बताती हूँ। मैंने बोला देख, एक तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तू तो गई काम से, ठीक है? दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स मुझे पता है। मैंने अगर एक शक के आधार पर भी डाल दिया तो तुम तो चल दोगी। तो उस तरह से मैंने डील किया उसको। जो जैसी वो टेढ़ी थी वैसी मैं भी टेढ़े तरीके से उसको डील की, और फाइनली शी कन्विंस्ड टू गिव माय मनी। शी वाज़ कन्विंस्ड कि ठीक है, आप अपना सिक्योरिटी मनी लो, अपना रेंट मनी लो और माते जाओ। मैंने कहा बिल्कुल, यू डिज़र्व इट। आपको पहले ही इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड होना था। सो ऐसे टेढ़े लोग हैं दिल्ली के। आपको यहाँ पर सीधे तरीके से डील करने वाले नहीं मिलेंगे, टेढ़े ही लोग मिलेंगे। तो टेढ़े ही तरीके से डील होते हैं वो। मैंने टेढ़े तरीके से डील करके मैं वहाँ से निकली, एंड फाइनली मैं एक बहुत अच्छे पीजी में आई। वहाँ पर मेरा दिमाग ठंडा हुआ और अब मैं कर पा रही हूँ यहाँ ठंडे दिमाग से काम। तो बेरोज़गार तो मैं पहले ही मतलब जो हो गई थी, तो फिर आज तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। लेकिन हाँ, इस बीच मेरा यूट्यूब बहुत चल गया और फाइनली मैं आपके सामने बैठी हूँ। चैनल पे मोनेटाइज़ेशन ऑन हो गया है। बस काम करते जाना है और इसके माध्यम से कम अपने सर्वाइवल का इंतज़ाम कर लेना है। और रही बात कोर्ट केसेज़ वगैरह की, तो वो सब तो जो अपने लेवल पर काम मिल रहा है वो तो कर ही रही हूँ। तो दैट वाज़ द मोटा-मोटी थिंग कि मेरा कैसा एक कहा जाए करियर जर्नी रहा है। अब लीगल जर्नी में मैं क्या आपको सिखा सकती हूँ, आप एज़ अ जूनियर एडवोकेट मुझसे क्या सीख सकते हैं, इस पर और ज़्यादा डीप में अगर रोड मैप अगर आप चाहते हैं, तो वो रोड मैप का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। या तो वो शेड्यूल्ड रहेगा या तो वो अपलोडेड रहेगा, या तो मैं अपलोड आगे करने वाली रहूँगी, ठीक है? मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब किस टाइम पर डालूँगी। तो इसलिए वो वीडियो भी आएगा जिसमें आपको प्रॉपर एग्जैक्ट रोड मैप दिखाऊंगी मैं कि मैं किस तरीके से आई हूँ। तो आप भी चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप इस तरीके से आ सकते हो। बट अभी मैंने जो बताया है वो मैंने ये बताया है कि आई एम अ सेल्फ मेड एडवोकेट, और मेरी हालत फर्स्ट जनरेशन लॉयर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। इतनी खतरनाक थी जहाँ पर फैमिली भी अगेंस्ट में थी, पूरा का पूरा आसपास के लोग भी अगेंस्ट में थे। पैसे नहीं थे, विदाउट मनी जा बना तू करियर, तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, सिंगल अमाउंट। मैं घर से तक कुछ नहीं लेके आई थी। सारी एक-एक सिंगल चीज़ मैंने खुद अपने पैसों से अरेंज की। यही टुकड़ों-टुकड़ों में कमा-कमा के ट्यूशन, स्कूल, ठीक है? इस बीच मैंने कोरोना और सब सारी चीज़ें फ़ेस की, अपनी सिस्टर को भी रखा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस भी इस बीच मैंने क्रॉस किए और मैं गिव अप नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम हियर, वरना मेरे पास हारने की बहुत सारी वजहें थी। हाँ, रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि वो सिर्फ़ एक ये नाराज़गी थी कि यार जब हम डिसाइड कर चुके हैं। मेरी मम्मी तो वैसे पढ़ाई को लेकर कभी वो उतना मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए रोकी नहीं। लेकिन फ़ादर जो थे, कहीं न कहीं वो इस चीज़ से नाराज़ थे। बट आज की डेट में जब मैं एडवोकेट हो गई हूँ, तो मेरे फ़ादर को भी मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है, ना मेरी मदर को कोई नाराज़गी है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी एक कहा जाए कि अभी जब तक पैसों की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो जाती है, मैं कुछ ढंग से पैसे नहीं कमाने लग जाती हूँ, तब तक कहीं न कहीं एक बैरिकेड तो रहेगा ही, ठीक है? पापा को कहीं न कहीं इस चीज़ का तो है कि यार अल्टीमेटली ठीक है, तुम आ तो गई इस प्रोफ़ेशन में, लेकिन खाने को भी तो नहीं पुर रहा तुमको, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग। तो बस मुझे इस बात की खुशी है कि पापा और मम्मी को प्राउड है मेरे पे कि चलो फाइनली ये लड़की इस सेक्टर में आना चाहती थी और आ गई, और सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे पापा ने मुझे याद है अपने कोर्ट लेकर गए थे और अपने सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया कि साक्षी, मिलो इससे, मेरी बेटी एडवोकेट हो गई है। अरे भैया, अरे गज़ब! अब तो आपका पूरा का पूरा वकालत सँभाल लेगी। बोलते हैं हाँ, अब कहाँ, अब तो वो बिलासपुर वाली हो गई है। उस टाइम बिलासपुर में थी, हाँ, बिलासपुर वाली हो गई है, अब ये कहाँ। तो अब मैं जाऊँगी बैकुंठपुर वापस, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी, अभी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी है, इधर पे सीखना है काम, क्योंकि 1 साल तो ये सीनियर्स मेरा वेस्ट करवा दिए। तो ये चीज़ है कि मेरे मदर-फ़ादर अब खुश हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हाई लेवल ऑफ प्राउड उनके अंदर तब आएगा जब मैं इससे थोड़ा पैसे भी निकालना शुरू करूँगी। लेकिन क्योंकि मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है, तो मैं कभी भी अपने क्लाइंटों का शोषण नहीं करूँगी और न्यायपालिका को किसी भी तरह से शर्मसार नहीं करूँगी। पैसे कमाऊँगी लेकिन साफ-सुथरे तरीके से। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये मेरी स्टोरी थी और इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से मैंने बता दिया। बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो कि
इतना एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती मैं वीडियो में, उतना लंबा पॉसिबल ही नहीं है बात कर पाना। तो बहुत सारी डीप लेवल की प्रॉब्लम्स मैंने झेली है और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर से भी ज़्यादा बुरे दौर से मैं गुजरी हूँ। मतलब कोरोना वायरस टाइम पर भी आपके घर से एक दाना ना आना, 1 रुपया ना आना, ये कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है? अगर उस टाइम पर भी आप इतना ज़्यादा लेवल का स्ट्रगल किया हो ना, तो फिर आपने फर्स्ट जनरेशन लॉयर से भी ज़्यादा खतरनाक लेवल का स्ट्रगल किया है। तो दिल्ली तक आना अपनी दमदारी पर उस छोटे से शहर से मज़ाक नहीं है ना। जब फैमिली तक अगेंस्ट में हो तो मज़ाक नहीं है। अब तो सब फ़ेवर में है। इवन 3 महीने से मेरे घर वाले ही मुझे सँभाल रहे हैं। मेरा भाई बेचारा, मम्मी भी बेचारी कहीं-कहीं से इकट्ठा करके भिजवा देती हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि पहले नहीं था कोई, अभी सब है। पूरी ताकत से हम लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई-बहन, मम्मी-पापा सब, हम लोग सब बहुत अच्छे से हैं। लेकिन उस टाइम पर मैं बहुत अकेली थी। तो दिस इज़ द थिंग, आप इससे जितना जो भी सीख सकते हो बिल्कुल सीखिए और हँसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा है, ये कोई नहीं समझ सकता। आज हालात अच्छे हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत बुरे हालात थे। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा किसी लायक लगा हो, आपको अगर इससे कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। ये तो पब्लिक की डिमांड थी, तो दैट्स व्हाई मैंने ये कहानी सुना दी, क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कोई एक फिक्स करियर, आप एक एम्बिशन सेट कर लिए हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ग्रो करने से नहीं रोक सकती, ठीक है? नेवर गिविंग अप वाला अगर आपने एटीट्यूड रख लिया है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मुसीबत नहीं रोक सकती। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।